बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत में रखे और आप जो हैं वो सेहत व तंदुरुस्त रहें। आप लोगों का आज हम लेक्चर नंबर 21 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लेक्चर नंबर 21। और आपको बखूबी इल्म है कि आज का जो लेक्चर है ये आपके लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर के रह गए थे उन 3 न्यूमेरिकल्स के बारे में है और आज हम वो तीनों न्यूमेरिकल्स जो है वो करके इस लेक्चर को फिर जो है वो हम वाइंड अप कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक हो गया जी। तो 4.7 तक न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4.8 करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग अपनी बुक्स अपने पास रख के बैठे होंगे। ठीक है, तो 4.8 जो न्यूमेरिकल है इसकी मैं स्टेटमेंट आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने ज़रा तवज्जो से सुनना है, तवज्जो देनी आपने। ठीक है, 4.8 2 blocks of masses 5 kilogram and 3 kilogram are suspended by the 2 strings as shown। साइड पे एक डायग्राम भी नज़र आ रही होगी आपको। वो कह रहा है जैसे ये डायग्राम में दिखाया है 2 ब्लॉक हैं, एक 5 किलोग्राम है, एक 3 किलोग्राम है। दोनों को जो है ना वो 2 स्ट्रिंग्स के साथ लटकाया हुआ है। ठीक है, पहले एक स्ट्रिंग ऊपर है, उसके साथ एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है। ये देखिए ये स्ट्रिंग है, ये 5 kg का है। फिर एक स्ट्रिंग नीचे है, उसके साथ एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। कहता है दोनों स्ट्रिंग्स में आपने टेंशन निकालनी है, यानी ऊपर वाली स्ट्रिंग में भी और नीचे वाली स्ट्रिंग में भी। अब थोड़ी सी ना डायग्राम को गौर से समझ लें कि ये पहली स्ट्रिंग है और इसके साथ ये एक ब्लॉक अटैच किया है 5 किलोग्राम का। फिर उसके नीचे दूसरी स्ट्रिंग है, उसके साथ एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक जो है वो अटैच किया हुआ है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब बात ये है कि जो आपको पता है जो सस्पेंडेड बॉडी होती है उसकी जो स्ट्रिंग में टेंशन पैदा होती है वो टेंशन उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है। यानी जितना वेट बॉडी का वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है स्ट्रिंग में अपवर्ड उतनी ही टेंशन प्रोड्यूस होती है। समझ आ रही बात की? बॉडी का वर्टिकल जितना वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है स्ट्रिंग में अपवर्ड उतनी ही टेंशन जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? ठीक है जी। तो अब यहां पर ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन पैदा हो रही है इसको हमने T1 कह दिया, और ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन पैदा हो रही है इसको हमने T2 कह दिया। और ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको हमने W1 कह दिया। और ये जो सेकंड ब्लॉक है नीचे वाला इसका जो वेट है, वजन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको हमने W2 कह दिया। ठीक है, अब यहां पर देखें ऊपर वाली स्ट्रिंग को अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को सिर्फ ये वाला ब्लॉक नहीं पुल कर रहा बल्कि उससे नीचे वाला ब्लॉक भी इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ऊपर नीचे एक साथ अटैच है। ठीक है, ये वाला ब्लॉक इसको पुल करेगा, इस स्ट्रिंग की वजह से जब ये ब्लॉक उसको पुल करेगा तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में दोनों ब्लॉक्स के वेट की वजह से टेंशन पैदा हो रही है। समझ आ रही बात की? क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक जब इसको पुल करता है तो ये वाली स्ट्रिंग इसे पुल करती है और इसके पुल होने से ऊपर वाली स्ट्रिंग पुल हो रही है, खींची जा रही है। नीचे वाला ब्लॉक इसको खींच रहा है
ये स्ट्रिंग इसको खींच रही है और ये ऊपर खींच रहा है। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है T1 जिसमें पैदा हो रही है, ये T1 सिर्फ W1 की वजह से पैदा नहीं हो रही, बल्कि ये W1 और W2 दोनों वेट्स की वजह से पैदा हो रही है, दोनों वेट्स। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो हमारे पास ब्लॉक्स के मैस दिए हुए हैं। इसके मैस को हमने M1 कह दिया 5 kg, और इसके मैस को M2 कह दिया, वो 3 kg है, 3 किलोग्राम। फाइंड क्या करना है? दोनों स्ट्रिंग्स में पैदा होने वाली टेंशन, ऊपर वाली को T1 कह दिया, नीचे वाली को T2 कह दिया। टू फाइंड T1 फाइंड करने के लिए ये देखिए मैंने लिखा है एज T1 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेट ऑफ बोथ ब्लॉक्स। T1 जो है वो दोनों ब्लॉक्स के वेट की वजह से है, दोनों ब्लॉक्स के, क्योंकि T1 के बिल्कुल नीचे T2 है, यानी W1 के बिल्कुल नीचे W2 है। तो W2 W1 को जब पुल करता है तो वो ऊपर वाली स्ट्रिंग को जब पुल करता है तो दोनों की वजह से उसमें टेंशन पैदा होती है। इसलिए मैंने लिखा T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, कि ये जो टेंशन T1 है ये इन दोनों के वेट के सम के इक्वल है। T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है जी। सो T1 इज इक्वल टू M1G M1G प्लस W2 क्या होगा? M2G, क्योंकि W बराबर mg होता है। वेट का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। तो यहां पर ये W1 है तो इसका मैस M1 है, तो लिहाजा ये W1 क्या होगा? M1G प्लस, और W2 क्या होगा? M2G। समझ आ रही बात की? अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। T1 इज इक्वल टू M1 क्या है? 5 है, मल्टीप्लाई G की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 5 इंटू 10 प्लस W2 क्या है? M2G, M2 क्या है? 3, G की वैल्यू क्या है? 10। तो 5 10 दा 50, 3 10 दा 30, 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। 80 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस हो रही है किस में? ऊपर वाली स्ट्रिंग में। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स के वेट की वजह से, लिहाजा ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ रही बात की? अब हम आते हैं T2 की तरफ। अब ये जो T2 है, T2 नीचे वाली स्ट्रिंग में पैदा हो रही है, और नीचे वाली स्ट्रिंग को सिर्फ W2 पुल कर रहा है नीचे की तरफ। W1 इसको जो है वो नीचे की तरफ पुल नहीं कर रहा, क्योंकि W1 तो ऊपर अटैच है। समझ आ रही बात की? इसलिए ये जो नीचे वाली स्ट्रिंग है T2, इसमें W2 वेट जो है वो एक्ट कर रहा है, तो लिहाजा नीचे वाली स्ट्रिंग की टेंशन सिर्फ जो है वो नीचे वाले ब्लॉक के वेट के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है, ये देखिए मैंने लिखा है टू फाइंड T2 एज T2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द स्मॉल ब्लॉक। स्मॉल ब्लॉक है ना, क्योंकि T2 जो है वो छोटे ब्लॉक के वजन की वजह से पैदा हो रही है। समझ आ रही है? देयरफॉर T2 इज इक्वल टू W2। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू W2 क्या होगा? M2G। M2 क्या है? 3, G की वैल्यू 10, 3 10 दा 30 न्यूटन। 30 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस हो रही है नीचे वाले ब्लॉक यानी स्मॉल ब्लॉक में। समझ आ रही? स्मॉल ब्लॉक की वजह से जो स्ट्रिंग है T2 उसमें 30 न्यूटन टेंशन पैदा हो रही है। क्लियर है? कोई मसला इसमें? तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ गई होगी। इजी न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, T1 ज़्यादा क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिंग को दोनों ब्लॉक्स पुल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो ऊपर वाली टेंशन दोनों ब्लॉक्स के वेट के इक्वल थी। T2 कम है क्योंकि नीचे वाली स्ट्रिंग को सिर्फ स्मॉल ब्लॉक पुल कर रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4.9 की तरफ। 4.9 में कह रहा है अ नट हैज बीन टाइटन्ड। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। अ नट हैज बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन।
एक नट को 200 न्यूटन फोर्स लगा के टाइट किया गया है यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर से टाइट किया गया है और उस स्पैनर की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स? जी अब देखें, वो कह रहा है कि एक नट है, उसको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर से 200 न्यूटन फोर्स लगाकर टाइट किया गया। अगर उसी नट को हम लूज करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हमने फोर्स 200 नहीं लगानी, 150 लगानी, तो फिर स्पैनर की लेंथ क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली अगर फोर्स चेंज हुई है तो स्पैनर की लेंथ भी चेंज होगी, यानी हमें स्पैनर फिर कोई और यूज़ करना पड़ेगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, पहले 200 न्यूटन फोर्स थी और 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर था। अब 150 न्यूटन फोर्स कम लगानी है हमने, तो जब फोर्स हमने कम लगानी है ना, तो फिर मूवमेंट आर्म बढ़ाना पड़ेगा। तो मूवमेंट आर्म इंक्रीज करने का मतलब है जो स्पैनर यूज करना है अब वो ज्यादा लेंथ वाला यूज करना है। अब उस स्पैनर की लेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है। समझ आ रही बात की? तो यहां अगर आपने स्टेटमेंट पे गौर किया हो तो हमें दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक टाइट करने के लिए, एक लूज करने के लिए। तो जो टाइट करने के लिए फोर्स दी हुई है उस फोर्स को F1 जो है ना वो कह दिया जाए, F1, उसको मैंने F1 कह दिया। ठीक है, F1 200 न्यूटन। और उस वक्त जो स्पैनर यूज किया गया, स्पैनर की लेंथ उसका मूवमेंट आर्म होता है, आपको पता है, क्योंकि हम स्पैनर के बिल्कुल किनारे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और उसके एक एंड पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है और दूसरे एंड पर फोर्स लगाई जा रही होती है, लिहाजा स्पैनर की जो लेंथ होती है यही मूवमेंट आर्म होता है। तो जो स्पैनर की लेंथ है वो मूवमेंट आर्म है, वो पहला मूवमेंट आर्म है, उसको L1 कह दिया। L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात नहीं? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि हम 100 पे डिवाइड करते हैं, तो 10 को 100 पे डिवाइड करना है, यह आ जाएगा 0.1 मीटर। कितना आ गया? 0.1 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई मसला इसमें? ठीक है जी। इसके बाद अब वो कह रहा है कि नट वही है, उसी नट को अब हमने लूज करना है, और लूज करने के लिए जो फोर्स लगानी है वो है 150 न्यूटन। तो वो जो लूज करने के लिए फोर्स है इसको F2 का नाम देंगे। F2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि लूज करने के लिए अब जो स्पैनर आप यूज करेंगे उस स्पैनर की क्या लेंथ होगी? तो चूंकि वो सेकंड स्पैनर है तो सेकंड स्पैनर की लेंथ को हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमने L2 फाइंड करना है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मेरी बात पर तवज्जो देनी आपने। ठीक है जनाब, बात यह है कि नट तो सेम है ना, उसी नट को पहले टाइट किया गया है, फिर उसी नट को लूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चाहे हमने फोर्स चेंज कर दी है लूज करते वक्त, लेकिन चूंकि नट सेम है तो नट के सेम होने की वजह से जितना टॉर्क उसको टाइट करते वक्त प्रोड्यूस होगा, टॉर्क ही पैदा होगा ना, क्योंकि टाइट करते हुए तो रोटेट होता है, लूज करते वक्त भी वो रोटेट होता है, और रोटेशन को टॉर्क कहते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि नट सेम है, नट चेंज नहीं हुआ, उसी को टाइट किया गया, उसी को लूज किया गया, इसलिए टाइट करते वक्त उसमें जितना टॉर्क पैदा हुआ है लूज करते वक्त भी उसमें उतना ही टॉर्क पैदा होगा। समझ आ रही बात की? टॉर्क जो है वो सेम रहेगा, इसलिए हम वो टॉर्क निकालेंगे जो टाइट करते वक्त प्रोड्यूस हुआ। वही टॉर्क तब पैदा होगा जब हम उसको लूज कर रहे थे। तो इसलिए पहले मैंने लिखा टू फाइंड द टॉर्क टू टाइटन द नट, कि नट को टाइट करते वक्त, समझ आ रही है, नट कसते वक्त, ठीक है, नट को टाइट करते वक्त जब टॉर्क पैदा हुआ है वो टॉर्क निकालना है।
तो टॉर्क का फार्मूला टा बराबर होता है फोर्स ज़रब मोमेंट आर्म। तो यहां मैंने लिखा है टा इज इक्वल टू F1 ज़रब L1। F1 L1 क्यों लिखा? क्योंकि F1 वो फोर्स है जो उसको टाइट करते वक्त लगाई जा रही है और L1 वो मोमेंट आर्म है जो उसको टाइट करते वक्त प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ रही है? क्योंकि हम टॉर्क कब निकाल रहे हैं? जब उसे टाइट किया जा रहा है। तो जब टाइट किया जा रहा है तो फोर्स भी वही लेंगे ना जो टाइट करने के लिए यूज हो रही है और मूवमेंट आर्म भी वही लेंगे। समझ आ रही है? सो टा इज इक्वल टू F1 इंटू L1। ठीक है, टा आपने फाइंड करना है। F1 क्या है? 200, L1 क्या है? 0.1 मीटर। तो 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया 20 न्यूटन मीटर टार्क आ गया है। ये वो टार्क है जो उस नट को टाइट करते वक्त प्रोड्यूस हो रहा है। और वही बात जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई है कि चूंकि नट सेम है इसलिए जितना टॉर्क टाइट करते वक्त पैदा होगा उतना ही टॉर्क लूज करते वक्त पैदा होगा। लिहाजा यही टॉर्क हम यूज करेंगे जब उसको नट को लूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये लिखा है एज द नट इज सेम। चूंकि नट सेम है, वही नट है, so the torque produced to tighten or loosen the nut is also same। तो इसका मतलब है उस नट को टाइट करते वक्त या लूज करते वक्त यानी कसते वक्त या खोलते वक्त जो टॉर्क पैदा होगा वो भी सेम होगा। समझ आ रही बात की? वो भी वही होगा। देयरफॉर टा इज इक्वल टू F2 इंटू L2। इसलिए ये टार्क लूज करते वक्त भी टा इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2, वही टार्क आएगा। तो टा कितना है? 20, F2 कितना है? 150, L2 फाइंड करना है। 150 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया 20 ओवर 150। समझ आ रही बात की? कितना आ गया? 0.133 मीटर। इतना आंसर भी ठीक है, लेकिन आपकी बुक वाले ने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? आपने पढ़ा हुआ है, ये अभी भी हमने किया कि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं। लेकिन अब जो हमने करना है वो हम मीटर से सेंटीमीटर में जाना चाह रहे हैं, यानी बड़ा यूनिट मीटर है, छोटा यूनिट सेंटीमीटर है। अब हम लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.133 को 100 से मल्टीप्लाई करें 13.3 सेंटीमीटर। ये वो उस स्पैनर का मूवमेंट आर्म है या उस स्पैनर की लेंथ है जिसको हम 150 की फोर्स लगाकर लूज करने के लिए, उसी नट को लूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? कोई मसला इसमें? ठीक है, तो अब आपको इस न्यूमेरिकल की जो है वो भी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4.10 यानी इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। जी जनाब। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड at a distance of 20 centimeter from the center of uniform bar 1 meter long। कहते हैं कि यूनिफॉर्म बार है वो, जैसे कि ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है, इस बार की टोटल लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर। इस बार की टोटल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर मीन 100 सेंटीमीटर इस बार की टोटल लेंथ है। ठीक है, और वो कह रहा है कि एक स्पैनर जो है, सॉरी एक ब्लॉक जो है जिसका मास 10 किलोग्राम है, ये ब्लॉक है, इसका मास 10 किलोग्राम है, और ये इसके सेंटर से, ये इसके सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, सेंटर से जो है ना वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सस्पेंड किया गया है। तो जी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, बी पॉइंट पे सस्पेंड किया ना हमने, तो जी से बी तक का डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। समझ आ रही बात की? क्लियर है? कोई मसला है इसमें? ठीक हो गया। अब उसके बाद व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कहता कितनी फोर्स चाहिए
टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस रखने के लिए, ताकि ये ब्लॉक के वजन से रोटेट ना करे बल्कि क्या रहे, बैलेंस रहे। एट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार, दूसरे एंड पर। यानी वो कह रहा है कि एक तरफ तो हमने ब्लॉक लटकाया ना, तो ये जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड, उस तरफ हमने एक फोर्स लगानी है ताकि वो रॉड बैलेंस रहे। ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो कितनी हमें लगानी चाहिए ताकि वो रॉड जो है वो बैलेंस रहे, हमने वो फोर्स F फाइंड करनी। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स F लगाई जा रही है ये बिल्कुल इसके एंड पे लगाई जा रही है, शुरू पे, बिल्कुल किनारे पे लगाई जा रही है, एज पर। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां तक डिस्टेंस कितना बन गया, 50 सेंटीमीटर, जो मैंने शो भी किया हुआ क्योंकि वो रॉड अपने मिडल पॉइंट पर सपोर्ट किया हुआ है। किस पे सपोर्ट किया हुआ है, मिडल पॉइंट। तो टोटल 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है उसको जिस पॉइंट पे सपोर्ट किया गया वो 50 सेंटीमीटर। कितना है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाई जा रही है F, इस फोर्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, रॉड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। समझ आ रही बात की? और वो जो ब्लॉक सस्पेंड किया गया है उस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अब आप देखें रॉड बैलेंस है। ठीक है, क्यों बैलेंस है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल है। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये फोर्स F। ये फोर्स F रॉड को इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती है, रोटेट करवाना चाहती है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो वेट है, ब्लॉक का जो वेट है वो रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है। ब्लॉक का वेट क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रहा है, और इसका जो ये जो फोर्स है, ये फोर्स उस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाह रही है। समझ आ रही है? लेकिन रॉड रोटेट नहीं कर रहा, रॉड बैलेंस है। इसका मतलब है दोनों मूवमेंट्स इक्वल है। अब हमें गिवन क्या क्या है, मैस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मैस 10 किलोग्राम। हम इसके मैस से इसका वेट निकालेंगे, क्योंकि हमें इसके मैस की जरूरत नहीं है, इसके वेट की जरूरत है, क्योंकि इसका वेट टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। वेट ऑफ ब्लॉक W इज इक्वल टू mg। तो W बराबर आ जाएगा, m कितना है 10, g कितना होता है 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन वेट प्रोड्यूस हो रहा है। उस ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है। ठीक है, अब ये जो फोर्स F है, ठीक है, इसका जो मूवमेंट आर्म बनता है, मूवमेंट आर्म आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस। तो इस रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस फोर्स तक का ये जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ये है मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स F। फोर्स F का मूवमेंट आर्म, इसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट किया है, और ये 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 50 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लॉक है इसका वेट जो है वो भी तो मूवमेंट पैदा कर रहा है। तो ब्लॉक के वेट का, ब्लॉक का जो मूवमेंट आर्म है B से लेकर G तक, ये 20 सेंटीमीटर है। मूवमेंट आर्म ऑफ ब्लॉक L2 20 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ये फोर्स जो उसको बैलेंस करने के लिए लगाई जा रही है, फोर्स F फाइंड करनी है। ठीक है जी, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स ही लगेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ आ रही बात की? तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाली फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, और मूवमेंट होता क्या, फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। फोर्स F है, मूवमेंट आर्म
L1 है इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहा है, तो ब्लॉक की फोर्स क्या है, वेट मल्टीप्लाई इसका मूवमेंट आर्म क्या है, L2, ब्लॉक की फोर्स उसका वेट है, तो W मल्टीप्लाई L2। लेकिन आपने F निकालना है, L1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डिवाइड हो गया, W इंटू L2 ओवर L1, ठीक है, W 100 है, L2 0.2 है, L1 0.5 है। 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ओवर 0.5, इसको डिवाइड कर देंगे, 40 न्यूटन फोर्स आ गई है। 40 न्यूटन वो फोर्स है जो इसको मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, इतना कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, समझ आ रही बात की। ठीक है, तो अब आप क्या ये चैप्टर आज टॉपिक्स यानी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल, इस हवाले से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में भी आपको आने हैं, जो टेस्ट आपका लिया जाता है उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं, पेपर्स में भी आने हैं। ठीक है जी, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।